नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आप सभी लोगों ने हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का वीडियो देखा होगा। और जैसा आप सभी को पता है कि ये घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है, जो कि आरओ के लिए स्पेशल ये बुक है। और दोस्तों, इसका जाइए लाभ उठाइए। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि 20 नवंबर से पहले सारे एमसीक्यू आप सभी के लिए लाया जाए। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का सवाल है, इसमें प्रश्न नंबर 1 है। ध्यान से सुनना, हर प्रश्न को भाई ध्यान से सुनना। इसमें है कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रश्न नंबर जो 1 है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखो अब इस प्रश्न को पहले ध्यान से एक बार पढ़ो। क्या लिखा है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। अब देखो, इसका उत्तर जो है ना, इसमें नहीं है। अब नहीं क्या है, अब सुनो, ध्यान सुनना। असल में बात क्या है ना कि शाहनामा का जो लेखक है वो फरिश्ता नहीं। देखिए सवाल को कैसे इसको घुमाया गया है, देखो। लेकिन ये सवाल फिर पूछा नहीं जाएगा, जो भी पूछा जाएगा उसमें ऑप्शन होगा फिलहाल। लेकिन सुनो, शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं है। शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। ये कौन है, फिरदौसी। कौन है, फिरदौसी। ये चीज़ ध्यान देना। ये सवाल जो है यहाँ पे, इस सवाल का उत्तर ही, ये कह सकते हो सवाल ही थोड़ा सा गलत है। खैर कोई बात नहीं, तब भी आप इसका उत्तर जानो। शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं है, कौन है, फिरदौसी, जो अभी मैंने लिखा। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। जो फिरदौसी है, जो शाहनामा का लेखक है, वह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, कौन सी उपाधि, पूर्व के, एक मिनट लिख देता हूं, होमर। क्या है, पूर्व के होमर की उपाधि मिली थी। किसको, फिरदौसी को। और फिरदौसी ने शाहनामा का लेखक था। समझ में आया। अब थोड़ा सा और जान लो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इसका लेखक फिरदौसी तो भाई फरिश्ता कौन है। अब जानो, फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी, क्या है, तारीख ए फरिश्ता या फिर गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह यानी कि अस्त्राबादी फरिश्ता था। ये चीज़ ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, देखो ये सवाल क्या है ना, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, लेकिन कोई बात, उससे मतलब नहीं। हमको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि शाहनामा कौन, किसके लेखक कौन है और फरिश्ता कौन है, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अब आओ जाओ प्रश्न नंबर, हाँ एक चीज़ और जानकारी ले लो। देखो क्या है, ये यहाँ पे फरिश्ता, यहाँ पे अगर होता फिरदौसी, तो फिरदौसी किसके राज्य के प्रसिद्ध कवि थे, तो होगा महमूद गजनवी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न बात करें। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। दोस्तों, अगर बाहर से कोई भी आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी चाहता हूं, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत आवाज़ बाहर से हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस हो सकता है। खैर मैं कोशिश करूंगा कि ये कम से कम हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखो क्या है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियों, मतलब टुकड़ियों कह सकते हो, या फिर टुकड़ियाँ तैनात की गई थी। ठीक है, समझ में आया। कोई दिक्कत जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। अच्छा सवाल है। अब देखो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि जयचंद। अब देखो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अब यह युद्ध कब हुआ था, 1194 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, लिख देता हूँ 1194 में। इसमें क्या हुआ था कि जयचंद की हार हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद, ध्यान देना ये चीज़ ध्यान देना, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को, यानी कि जिसने भी शिलालेख गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद पर लिखवाया उसने अपने आप को ही खलीफा का सहायक कहा। क्या कहा, खलीफा का सहायक। बहुत अच्छा सवाल। अब सुनो, इसका उत्तर होगा ए, यानी बलबन। जो बलबन जो शासक था वही गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद का निर्माण करवाया था, और उसकी दीवारों पर जो शिलालेख था उस पर उसने खुद को खलीफा का सहायक
जो जो है उसको लिखवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करें। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। अच्छा सवाल है, ध्यान देना। क्या पूछा गया? इल्तुतमिश के राज्यकाल में, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। अब देखो क्या है कि इसका उत्तर जान लो, पहले होगा डी। अब क्यों होगा, थोड़ा सा जानकारी ले लो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद यानी कि उसके पश्चात 1211 में इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, और जैसे ही वो बैठा तुरंत अपना जो राजधानी है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, मतलब कि स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या पूछा गया है कि इल्तुतमिश के राजकाल में, तो जब जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी बैठा तुरंत लाहौर से उसने दिल्ली कर दिया, तब उसके राजकाल में उस समय दिल्ली ही वो माना जाएगा ना राजधानी। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं लाहौर और दिल्ली में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, आपको दिल्ली लगाना है। क्यों? क्योंकि राजकाल में पूछा गया, तो राजकाल मतलब हुआ जैसे ही वो गद्दी बैठा तुरंत लाहौर से उसने दिल्ली शिफ्ट कर दिया। समझ में आया? आगे बात करें अगले सवाल पर, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। ठीक है, इसमें यहाँ पे आ जाओ। खैर इसमें थोड़ा सा इसका उत्तर आप लोग देख भी सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। इसमें क्या है, इस सवाल में देखो, एक सूची नंबर 1 है, दूसरा सूची नंबर 2 है। पहले में 4 नाम है, जैसे कि मान लो रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। और इसमें है 4 नाम हैं, अकरदेव, राजा राइच, रामचंद्र, हमीरदेव, राणा रतन सिंह। तो बताना है जो ये चीज़ें हैं, जो ये कह सकते हो कि जगह, जो ये चीज़ है, जो स्थान, जो भी चीज़ आप कह सकते हो, इसका किस शासक, राजा या फिर किस व्यक्ति से संबंध है, ये बताना है। तो इसका उत्तर साफ साफ लिखा हुआ है डी। खैर कोई बात नहीं, ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1। यानी कि अगर हम बात करें, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 1, यानी कि ए का 3 यानी कि रणथंभौर का संबंध होगा हमीरदेव से। ठीक है, बी का 4 यानी कि चित्तौड़गढ़ का होगा संबंध राणा रतन सिंह जी से, देवगिरी का संबंध होगा राजा राय रामचंद्र, और डी गुजरात का संबंध होगा कर्णदेव से। समझ में आया? आगे बढ़े, अगला प्रश्न है। इसमें यह कहा गया है कि, एक मिनट जी, हाँ, इसमें कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ध्यान देना, ये सब ध्यान देना, खलीफा घोषित कर दिया था। तो प्रश्न नंबर जो अगला है, यानी इस सवाल के बारे में, इसका सही उत्तर होगा सी, मुबारक खिलजी। अब एक चीज ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात यानी उसके बाद मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही मृत्यु होती है, उसका एक कह सकते हो दास था, या फिर उसके अंतर्गत एक था, उसका नाम था मलिक कफूर। उसने क्या किया कि मुबारक खिलजी को तुरंत कैद में डाल दिया, फिर बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना, मतलब मुबारक खिलजी की बात हो रही है। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम और उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए आमिर कोही विभाग की स्थापना की। ध्यान देना, ये शब्द पे ध्यान देना, दीवान ए आमिर कोही विभाग की स्थापना की। अब देखो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बात करें, देखो क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया। दीवान ए आमिर कोही जो है, ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपका कृषि से। मैं लिख देता हूँ किससे संबंधित था, ये था कृषि से संबंधित था। ठीक है, इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था कि किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन कर लेना। अब देखो सुनो, अब ध्यान सुनना, दीवान ए आमिर कोही जो है, ये किसका, ये जो संबंध किससे है? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना करवाई, और इस स्थापना का कार्य था कृषि संबंधित था। इसमें क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से मान लो कोई किसान, उसके पास 10 बीघे ज़मीन है, तो राजा के द्वारा या फिर इस विभाग के द्वारा इनको कुछ पैसे दिए जाते थे अप्रत्यक्ष रूप से, और कहा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से खेती आप लोग करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें है कि बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की। ये शब्द पे सिर्फ ध्यान देना, रोजगार कार्यालय। सही उत्तर होगा डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। अब ध्यान देना, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य जन मानी सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ परोपकार काम भी किए थे। उनमें से क्या था सुनो, नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को
देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अब रोजगार कार्यालय में क्या होता था, जो फिरोज शाह तुगलक ने किया, उसमें क्या होता था कि हर इंसान को, कोई इंसान उसको लाया गया, उसके अंदर क्या खास बात है, वो क्या इंसान काम कर सकता है, उसके गुण क्या है, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसी के अनुसार उसको जॉब यानी कि रोजगार देने की कोशिश की जाती थी और बेरोजगारी को कम किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम इस चीज़ को, नंबर को मत ध्यान देना कि सर इसमें 3-2 आ गया, इससे नहीं मतलब है। मैंने उस चीज़ को पूरा सेट किया है कि पूरा घटना चक्र की बुक की एक एक सवाल आपको मिलने वाला, एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, एक भी सवाल, ध्यान देना। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सबसे पहले सर्वप्रथम लोक निर्माण, देखो ध्यान देना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अब देखो जो भी इसने काम किया हो, कहीं ना कहीं वो शासक उस समय में कहीं ना कहीं उसका जो थिंकिंग रहा होगा, कहीं ना कहीं एक हिसाब से बैलेंस थिंकिंग रहा होगा, क्योंकि जो ये विभाग है वो ऐसा ही है कि लोक निर्माण यानी कि लोगों के भलाई के लिए। खैर आगे जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया तुरंत फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिसने बेरोजगारी के लिए काफ़ी काम किया। खैर कहीं ना कहीं हम देख लो, फिरोज शाह तुगलक जो शासक है, कहीं ना कहीं बैलेंस था, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ था कि शासन कैसे किया जाता है और जनता का देख रेख कैसे किया जाता था। देखो ठीक है, समझ में आया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। सल्तनत काल में सर्वप्रथम सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 300 नए नगर का निर्माण करवाया था। ठीक, उसके द्वारा बसाए नगरों में जो 300 नगर थे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मैं नाम बोल रहा हूँ। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। क्या है, फिर से सुन लो, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद, ये 300 नगरों में से कुछ प्रमुख नगर हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, जरूर कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो। आपको उस जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उससे समाधान लाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।